हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रीदिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्रीदिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, उतना भी आसान चैप्टर नहीं है लेकिन अच्छा चैप्टर है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो पढ़ते हैं शुरू से ईच एंड एवरी लाइन ऑफ द चैप्टर, क्योंकि एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रीडिंग है, डिकोडिंग है एनसीईआरटी की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। As you have read earlier, oxygen is utilized by the organisms to indirectly break down nutrient molecules like glucose to derive energy for performing various activities. तो हमें पता है कि हम O2 का इस्तेमाल करते हैं ग्लूकोज को तोड़ने में और उससे एनर्जी निकाल लेते हैं और उसको एटीपी के फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं। इक्वेशन तुमने यही पढ़ी है ना कि C6H12O6 है और उसमें क्या कर दो, ऑक्सीजन मिला दो तो मिलेगा CO2, फिर H2O और 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी, 38 या 36। ठीक है, वेरी अपॉन द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इतनी एनर्जी मिलती है तो हम उसको एटीपी के फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं, यही बोला गया है। तो ग्लूकोज को हम क्या करते हैं, पूरा क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, तो उससे एनर्जी निकलती है और उस एनर्जी को हम क्या करते हैं, वेरियस एक्टिविटीज़ में यूज़ करने के लिए यूटिलाइज करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ हार्मफुल इज ऑल्सो रिलीज्ड ड्यूरिंग द अबव कैटाबॉलिक रिएक्शन। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी रिलीज होता है इस कैटाबॉलिक रिएक्शन में। इट इज़ देयरफॉर एविडेंट that O2 has to be continuously provided to all cells and CO2 produced by the cells have to be released out। तो इससे ये क्या पता चलता है कि O2 हमें जल्दी जल्दी चाहिए होगा रेस्पिरेशन करने के लिए, और CO2 जो हार्मफुल प्रोडक्ट निकलेगा रेस्पिरेशन से उसको कंटिन्यूसली बाहर निकालना पड़ेगा। ये दो चीज़ तुम्हें इस चीज़ से समझ आती है। ठीक है, इस लाइन में ये लिखा गया है। आगे क्या लिखा हुआ है, द प्रोसेस of exchange of O2 from the atmosphere with CO2 produced by the cells is called breathing and commonly known as respiration। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, commonly known as respiration। क्यों इंपॉर्टेंट है? ब्रीथिंग तो तुम जानते हो, एक्सचेंज ऑफ गैसेस को हम ब्रीथिंग कहते हैं कि इन्वायरमेंट से तुमने O2 लिया, अपने अंदर ले गए और इन्वायरमेंट को तुमने वापस CO2 दे दिया, तो इस एक्सचेंज ऑफ गैसेस को तुम ब्रीदिंग कह रहे हो। ठीक है, एटमॉस्फेयर विद CO2 प्रोड्यूस बाय द सेल्स इज नोन एज ब्रीदिंग। ब्रीदिंग की डेफिनेशन तो सबको समझ आई होगी, एक्सचेंज होना O2 और CO2 के बीच में, लेकिन इसको कॉमनली रेस्पिरेशन कहा जाता है। ठीक है, कॉमनली, पूरा रेस्पिरेशन नहीं कहा जाता है। तुम्हें भी पता है कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में बहुत डिफरेंस है, लेकिन कॉमनली रेस्पिरेशन के नाम से जाना जाता है। यही तुम्हें असर्शन का क्वेश्चन दे देगा और रीज़न कुछ और दे देगा। ठीक है, तो सारे बच्चे सोचेंगे कि जो ब्रीदिंग है वो तो रेस्पिरेशन कहलाता ही नहीं है और वो असर्शन को गलत करके आ जाएंगे, लेकिन क्या पता कि उनका ही आंसर गलत हो जाए, क्योंकि इधर लिखा हुआ है कि ब्रीथिंग इज कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन। तो ये असर्शन का स्टेटमेंट क्या हो जाए, सही। एनसीईआरटी की एक एक लाइन में जो है बहुत इंपॉर्टेंट बात छुपी रहती है, कॉमनली लिखा हुआ है। ये थोड़ी ना बोल दिया कि डायरेक्टली। ऐसा मिथ है कि मानते हैं कि ब्रीथिंग जो है रेस्पिरेशन के इक्वल होता है, लेकिन ये मिथ आज टूट जाएगा, इसलिए बोला गया है कि कॉमनली जो है रेस्पिरेशन के नाम से जाना जाता है। आगे क्या लिखा हुआ है, प्लेस योर हैंड्स ऑन योर चेस्ट, यू कैन फील द चेस्ट मूविंग अप एंड डाउन। अगर आप अपना हाथ चेस्ट पे रखेंगे तो दिखेगा कि चेस्ट ऊपर और नीचे जाता जा रहा है। तो क्यों हो रहा है, ब्रीथिंग की वजह से। यू नो दैट इट इज़ ड्यू टू द ब्रीथिंग। ये आप जानते हैं कि ये किसकी वजह से हो रहा है, ब्रीथिंग की वजह से हो रहा है। हाउ डू वी ब्रीथ, हम ब्रीथ कैसे करते हैं, इस चैप्टर में हम उस बात पे डील करेंगे। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एंड द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग आर डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग सेक्शंस इन द चैप्टर। हम जितने भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं उन सब के बारे में पढ़ेंगे, उसका मैकेनिज्म क्या होता है उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो है नॉर्मल समरी थी चैप्टर में कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें तुमने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकाल लिया कि ब्रीथिंग इज ऑल कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन, जिसका असर्शन का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, या ट्रू फॉल्स में भी पूछा जा सकता है। और ये क्यों ज़रूरी है पता है, ब्रीथिंग क्यों ज़रूरी है, क्योंकि O2 हमें कंटिन्यूसली चाहिए और CO2 जो है कंटिन्यूसली निकलना चाहिए, क्योंकि CO2 मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म है। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। तो हमने ऊपर पढ़ा था कि ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स और उसके मैकेनिज्म से डील करेगा, तो हम पहले रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ लेते हैं। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वेरी अमॉन्ग डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स। तो जो मैकेनिज्म है ब्रीथिंग का वो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स में डिफरेंट डिफरेंट होगा। किस पे डिपेंड करता है,
उसके हैबिटेट और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे मेनली क्या डिपेंड करता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन हो गई कि जो मैकेनिज्म है ब्रीथिंग का, मैकेनिज्म किस मैकेनिज्म से वो ब्रीथ कर रहा है, ब्रीथिंग करने का स्टाइल क्या है उसका, तो वो किस पे डिपेंड करता है, मेनली ऑन देयर हैबिटेट एंड द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसके हैबिटेट पे किस जगह रह रहा है और उसके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है कि उसका जो है ब्रीथिंग का मैकेनिज्म कैसा होगा। लोअर इनवर्टिब्रेट्स लाइक स्पॉन्जेस, ciliates, flatworms exchange O2 and CO2 by simple diffusion ओवर थिन एंटायर बॉडी सरफेस। तो एनिमल किंगडम में हमने पढ़ रखा है कि जैसे कि छोटे इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, जैसे कि स्पॉन्जेस हो गया, सिलेंट्रेट्स हो गया, फ्लैटवर्म्स हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या करते हैं, नॉर्मल एक्सचेंज से करते हैं, नॉर्मल एक्सचेंज हो जाता है। अर्थवर्म हो गया एनालिडा का एग्जाम्पल, तो ये क्या करते हैं, नॉर्मल एक्सचेंज होता है O2 और CO2 का। ऐसे इनके पास कोई ऐसा ऑर्गन नहीं है, स्पेसिफाइड ऑर्गन नहीं है जिससे क्या कर सके, ब्रीथ कर सके। इसलिए कैसे ब्रीथ करते हैं, बाय सिंपल डिफ्यूजन ओवर द एंटायर बॉडी सरफेस। सिंपल डिफ्यूज करते हैं, ठीक है। डिफ्यूजन के द्वारा जो है इनका ब्रीथिंग होता है। O2 को अंदर लेते हैं, CO2 को बाहर छोड़ते हैं, CO2 को बाहर छोड़ते हैं बाय सिंपल डिफ्यूजन। तो मैंने अर्थवर्म्स की बात की गई थी। अर्थवर्म्स मैंने बोला था कि वो मॉइस्ट क्रिटिकल लेयर होती है उनकी, तो नॉर्मल डिफ्यूजन से वो भी करते हैं। और इंसेक्ट्स के पास क्या रहता है, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स रहता है, जिसे हम ट्रैकियल ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। क्या करने के लिए, एटमॉस्फेरिक एयर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए विद इन द बॉडी। तो ऐसे कुछ कुछ छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं बताया गया है, क्योंकि होता ही नहीं है। सिंपल डिफ्यूजन से जो है वो अपना डिमांड्स को मीट कर रहे हैं, क्योंकि उतनी ज़्यादा डिमांड नहीं होती है उनकी। जैसे कि स्पॉन्जेस हो गया, सिलेंट्रेट्स हो गया, फ्लैटवर्म्स हो गया, क्या डिमांड रहेगी छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स की। नॉर्मल O2 और CO2 का एक्सचेंज कर लेते हैं बाय सिंपल डिफ्यूजन ओवर द एंटायर बॉडी सरफेस। अर्थवर्म वो भी क्या करता है, सिंपल डिफ्यूजन से, मॉइस्ट क्रिटिकल लेयर होती है उसमें, तो सिंपल डिफ्यूजन से कर लेता है। इंसेक्ट्स उनके पास नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स रहता है, जिसे ट्रैकियल ट्यूब्यूल्स बोल रहा है, उससे वो ट्रांसपोर्ट कर लेता है एटमॉस्फेरिक एयर को अपने बॉडी के अंदर, ठीक है। अब जो हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, उन ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, स्पेशल वैस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड गिल्स आर यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स एंड द मोलस्कस, whereas vascularized bags called lungs are used by the terrestrial forms for the exchange of gases। ये क्या लिखा हुआ है, कि लिखा हुआ है कि स्पेशल वैस्कुलराइज मतलब जहाँ पे ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा हो, ब्लड सप्लाई ज़्यादा होना चाहिए। ब्लड सप्लाई क्यों ज़्यादा होना चाहिए भाई, तुम ऑक्सीजन अगर लोगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन से, तो वो ब्लड में तो जाना चाहिए ना। तो ये क्या रहते हैं, वैस्कुलराइज स्ट्रक्चर रहते हैं। तो गिल्स, गिल्स कौन यूज़ करता है, गिल्स हमारे एक्वेटिक आर्थ्रोपोडास यूज़ करते हैं, ठीक है। एनिमल किंगडम में पढ़ रखा होगा आर्थ्रोपोडास, और मलस्कस यूज़ करते हैं गिल्स। और लंग्स कौन यूज़ करता है, जो टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स ऑफ एनिमल्स है वो क्या करते हैं, लंग्स यूज़ करते हैं, टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। वर्टिब्रेट्स की बात करें, जैसे कि फिश हो गया तुम्हारा, जो फिशेज है वो गिल्स यूज़ करते हैं, जबकि रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स क्या करते हैं, लंग्स के थ्रू जो है रेस्पायर करते हैं, लंग्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं। वर्टिब्रेट्स में क्या क्या आ जाता है देखो, वर्टिब्रेट्स में फिश आता है, तो फिश किससे करेगा, गिल से। और कौन से आते हैं वर्टिब्रेट्स में, रेप्टाइल्स हो गया, बर्ड्स हो गया, मैमल्स हो गया, तो वो किससे रेस्पायर करते हैं, लंग्स से रेस्पायर करते हैं, सिंपल सी बात है। एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग्स कैन रेस्पायर थ्रू बोथ moist skin also। mammals have a well developed respiratory system। तो ये समझ में आ गया होगा। एनिमल किंगडम में उससे पहले स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन में हमने पढ़ा था कि फ्रॉग्स के पास दो तरह के सिस्टम्स हो सकते हैं जिसके थ्रू वो रेस्पायर कर सकता है। वो अपने मॉइस्ट स्किन से भी रेस्पायर कर सकता है, और उसके पास लंग्स प्रेजेंट होती है तो उससे भी रेस्पायर कर सकता है। इसमें कोई नई बात नहीं है। मैमल्स जो है उनके पास डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, इसमें भी कोई नई बात नहीं है, ठीक है। इसमें कौन सी नई बात तुमने पढ़ ली यार, गिल्स और लंग्स के बारे में नहीं जानते थे, वैस्कुलराइज स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। ये नहीं जानते थे कि स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेट्स और फ्लैटवर्म्स, एनिमल किंगडम पढ़ रखा होगा तो ये सब जानते होगे तुम, ठीक है। अर्थवर्म्स के बारे में भी जानते होंगे कि कैसे करता है। बस ये तुमने नई चीज़ जानी है, कौन सी, कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग जो मेनली है उनके हैबिटेट और उनके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है। अगले पेज में क्या लिखा हुआ है, अगले पेज में डायग्राम दिया है, ठीक है। अगले पेज में क्या दिया है, डायग्राम दिया है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़ने वाले हैं, ह्यूमन के रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम पढ़ने वाले हैं।
वी हैव अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स ओपन आउट अबव द अपर लिप्स। तो हमारे पास क्या रहता है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स का एक पेयर है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स का एक पेयर होता है। ये मेरी नाक है, तो ये नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं हम इसको, नोज को क्या बोलते हैं, नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं। तो एक पेयर नॉस्ट्रिल्स है, एक छेद दो छेद, दो छेद है तो एक पेयर नॉस्ट्रिल्स बोल देंगे। इट लीड्स टू द नेसल चैम्बर। ये क्या करता है, नेसल चैम्बर में खुलता है थ्रू द नेसल पैसेज। तो ये क्या करता है, नेसल चैम्बर में खुलता है। जैसे कि स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि नॉस्ट्रिल्स, ये नाक एक पेयर हुई, ये जाएगा, ठीक है। इस जो जाने का होता है, बीच का डिस्टेंस जो ये होता है, इसको हम बोलते हैं नेसल पैसेज। और ये अंदर जाके एक चैम्बर होता है, उसको बोलते हैं नेसल चैम्बर, उसके अंदर खुलता है, ठीक है। द नेसल चैम्बर ओपन्स इनटू द फेरिंग्स। और जो नेसल चैम्बर है वो फेरिंग्स में खुलता है जाके, ये हमने बताया था। और ये नेसल चैम्बर बनाया था, तो ये जाके डायरेक्ट किस में खुलेगा, फेरिंग्स में। ये डायरेक्ट जाके फेरिंग्स में खुल जाता है। अ पोर्शन वेयर द कॉमन पैसेज फॉर द फूड एंड एयर, फूड एंड एयर के लिए कॉमन पैसेज है तो सबको पता है। फेरिंग्स ओपन्स थ्रू द लैरिंग्स इनटू द ट्रैकिया। फिर फेरिंग्स किस में खुलता है, लैरिंग्स में खुलता है। और फिर लैरिंग्स किस में खुल जाता है, ट्रैकिया में खुल जाता है। लैरिंग्स क्या है, कार्टिलेजिनियस बॉक्स है, जिसको हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। हेल्प इन द साउंड प्रोडक्शन एंड हैंस कॉल्ड द साउंड बॉक्स, साउंड बॉक्स बोलते हैं, ठीक है। साउंड बॉक्स या वॉइस बॉक्स, वॉइस निकलती है ना उससे, ठीक है। तो साउंड बॉक्स बोल दो, क्या है, कार्टिलेजिनियस बॉक्स है, ठीक है। कार्टिलेजिनियस, कार्टिलेज से बनता है। ड्यूरिंग swallowing, glottis can be covered by a thin elastic cartilaginous flap called epiglottis to prevent the entry of food into the larynx। तो इसके कहने का मतलब क्या है, जैसे कि ये तुम्हारा फूड पाइप, ये तुम्हारा विंड पाइप। तो विंड पाइप की ओपनिंग को क्या कहते हैं, ग्लॉटिस, ग्लॉटिस कहते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर एक थिन फ्लैप रहता है जिसको हम एपिग्लॉटिस कह रहे हैं, इसको हम क्या कह रहे हैं, एपिग्लॉटिस। अब जैसे कि खाना गलती से इधर आ जाए तो ये थिन फ्लैप जो है बंद हो जाता है, तो ये बंद हो गया रास्ता, तो ये इसके अंदर नहीं जा पाता। तो फूड का प्रिवेंशन इन द ग्लॉटिस कौन करता है, एपिग्लॉटिस, ठीक है। फूड का प्रिवेंशन करता है ताकि ये विंड पाइप जो है लैरिंग्स में खुलेगा, और लैरिंग्स से कहाँ जाके खुलेगा, ट्रैकिया में, ताकि ये ट्रैकिया में ना घुस जाए। इसलिए जो है एपिग्लॉटिस जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये भी क्या है, कार्टिलेजिनस फ्लैप है, ठीक है। कार्टिलेजिनस फ्लैप के नाम से जानते हैं, कार्टिलेज का बना हुआ है। Trachea is a straight tube extending up to the mid-thoracic cavity which divides at the level of fifth thoracic vertebra into a right and left primary bronchi। तो फिफ्थ thoracic vertebra में डिवाइड कर जाता है into लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकाई। क्या कहना है, ठीक है। ये देखो, ये है हमारा एपिग्लॉटिस, ये तुम्हारा लैरिंग्स, फिर ट्रैकिया खुलेगा। अब ट्रैकिया जो है स्ट्रेट ट्यूब है, स्ट्रेट ट्यूब दिख रहा है, डिवाइड करता है लेफ्ट एंड प्राइमरी ब्रोंकाई। कब डिवाइड करता है, फिफ्थ थोरैकिक वर्टिब्रा, फिफ्थ थोरैकिक वर्टिब्रा, ठीक है, फिफ्थ थोरैकिक वर्टिब्रा। तो तुम ये पढ़ोगे, हमारे पास जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है वो डिवाइड कर देते हैं, जैसे इसमें C7, T12, लुम्बर 5, सैक्रल, सैक्रम 1, कोकाइजिल 1, ठीक है। सर्वाइकल, थोरैकिक, लुम्बर, सैक्रम, कोकाइजियल। तो ये थोरैकिक वर्टिब्रा है। तो 12 थोरैकिक वर्टिब्रा होते हैं। तो उसके पाँचवें, पाँचवें यानी कि लगभग लगभग मिड में, ठीक है। तो मिड थोरैकिक वर्टिब्रा बोल सकते हो पाँचवें को। तो लगभग लगभग पाँचवें थोरैकिक वर्टिब्रा में जो है ये ट्रैकिया लेफ्ट और राइट ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है। इसके कहने का मतलब ये था। C7, T12 आगे पढ़ेंगे हम लोग, लोकोमोशन मूवमेंट चैप्टर में पढ़ना है। फिर क्या लिखा हुआ है, ईच ब्रोंकाई अंडरगोज रिपीटेड डिविजन्स टू फॉर्म द सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स एंडिंग अप विद अ वेरी थिन टर्मिनल ब्रोंक्यूल। तो क्या होता है कि ये ट्रैकिया, ये टूट गया ब्रोंकाई में, प्राइमरी और मतलब लेफ्ट और राइट। फिर ये डिवाइड करते जाता है, डिवाइड करते जाता है, और लास्ट में एंड कब होता है, एट द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स पे एंड हो जाता है जाके, ठीक है। The trachea, primary, secondary, tertiary bronchi and the initial bronchioles are supported by the incomplete cartilaginous rings। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि ट्रैकिया
primary, secondary, tertiary bronchi and the initial bronchioles are supported by incomplete cartilaginous rings. ठीक है, तो यानी कि जो टर्मिनल ब्रोंकियल है उसमें जो कार्टिलेजिनस रिंग्स होंगे वो क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। यही क्वेश्चन है, पूछ लेगा कि कार्टिलेजिनस रिंग्स कौन से पार्ट में एब्सेंट रहते हैं, तो टर्मिनल ब्रोंकियल में जो है कार्टिलेजिनस रिंग्स क्या रहते हैं, एब्सेंट रहते हैं। Each terminal bronchiole give rise to the number of very thin, irregular walled and vascularized bag-like structures alveoli. Vascularized bag-like structures called alveoli. तो टर्मिनल ब्रोंकियल किसे राइज देते हैं, इरेगुलर, थिन, इरेगुलर वॉल्ड, वैस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर एल्वोलाई। थिन क्यों है, ताकि डिफ्यूजन आसानी से हो जाए। ठीक है, इरेगुलर वॉल्ड तो अब नेचर की देन है, ये रेगुलर वॉल्ड है। ठीक है, और वैस्कुलराइज मैंने बोला था ब्लड सप्लाई। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एल्वोलाई। एल्वोलाई को नॉर्मल सैक लाइक स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो, बैग लाइक स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो। एनसीईआरटी ने कैसे बोला है कि टर्मिनल ब्रोंकियल जो है स्मॉल नंबर ऑफ वेरी थिन इरेगुलर वॉल्ड और वैस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर को जन्म देता है, जिसको हम एल्वोलाई बोल रहे हैं, जन्म बोल रहा हूँ सॉरी, वैस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एल्वोलाई। The branching network of bronchi, bronchioles and alveoli comprise the lungs. तो लंग्स कौन कंप्रोमाइज करता है, द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वोलाई कंप्राइज लंग्स। तो लंग्स किसे कहेंगे, लंग्स के अंदर भाई ब्रोंकाई आता है, ब्रोंक्यूल्स आते हैं और एल्वोलाई आता है। तो इनके ब्रांचिंग पैटर्न और एल्वोलाई को हम क्या बोलेंगे, लंग्स बोलेंगे। सिंपल सी बात है। वी हैव टू लंग्स विच आर कवर्ड बाय डबल लेयर्ड प्लूरा where pleural fluid between them। ठीक है, it reduces the friction on the lung surface। ठीक है, तो क्या कहने की कोशिश है कि ये डबल लेयर मेम्ब्रेन प्लूरा से जो है कवर्ड रहता है, डबल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, लंग्स के ऊपर एक कवरिंग रहती है डबल लेयर मेम्ब्रेन की, उसे प्लूरा बोल रहे हैं। अब प्लूरा अगर डबल लेयर है तो इसके बीच का जो स्पेस है उसे प्लूरल फ्लूइड ने कवर कर रखा है। प्लूरल फ्लूइड क्या करता है, फ्रिक्शन को डिक्रीज करता है, लंग्स के बीच में फ्रिक्शन को क्या करता है, डिक्रीज करता है, ताकि हीट प्रोडक्शन ना हो पाए। तो आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन, अब देखो ये इनर है या आउटर है, तो आउटर वाला थोरैकिक से रहेगा, इनर वाला लंग्स से सरफेस से क्लोज रहेगा। बस सिंपल सी बात है कि जो आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन है वो क्लोज कॉन्टैक्ट में रहता है थोरैकिक वर्टिब्रा से। सिंपल सी बात है, थोरैकिक वर्टिब्रा से अटैचमेंट रहेगी, जबकि इनर प्लूरल मेम्ब्रेन जो कॉन्टैक्ट रहेगा लंग सरफेस से। नॉर्मल सी बात है। The part starting with external nostrils up to the terminal bronchioles, क्या लिखा हुआ है, the part starting with the external nostrils up to the terminal bronchioles constitute the conducting part, whereas the alveoli and their ducts form the respiratory part or the exchange part of the respiratory system। ये क्या लिख दिया, what is conducting part and respiratory part या exchange part। तो कंडक्टिंग पार्ट उस पार्ट को कहते हैं जो सिर्फ हवा को कंडक्ट करता है, उसमें कुछ होता नहीं है, कुछ ब्रीदिंग यानी कि कुछ एक्सचेंज नहीं होता गैसेस का। और रेस्पिरेटरी या एक्सचेंज पार्ट किसे कहते हैं, जिसमें जो है एक्सचेंज होता है, नाम से ही पता चल जाएगा। तो कंडक्टिंग पार्ट में क्या क्या आते हैं, कंडक्टिंग पार्ट में शुरू से ट्रैकिया लो, ट्रैकिया से टर्मिनल ब्रोंक्योल्स तक जितने भी पार्ट्स आ जाएंगे उसे हम कंडक्टिंग पार्ट बोलेंगे। और एल्वलाई और उसके जितने भी डक्ट्स होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, रेस्पिरेटरी या फिर एक्सचेंज पार्ट। बस वही लिखा गया है। द पार्ट स्टार्टिंग विद एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से इन्होंने स्टार्ट कर दिया, कोई बात नहीं। तो द टर्मिनल ब्रोंकियल वो क्या है, कंडक्टिंग पार्ट है, जबकि एल्वोलाई और उसके डक्ट्स जो है रेस्पिरेटरी एक्सचेंज पार्ट बनाते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम का। सिंपल। द कंडक्टिंग पार्ट ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेरिक एयर टू द एल्वोलाई। कंडक्टिंग पार्ट क्या करता है, एयर को ट्रांसपोर्ट करता है। अब इसके तीन फंक्शंस होते हैं, तीन इंपॉर्टेंट फंक्शंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्या क्या है, ये फॉरेन पार्टिकल्स को रिमूव करता है, एयर को ह्यूमिडिफाई करता है और टेम्परेचर को उसके बराबर लाता है। ये तीन फंक्शंस हैं। ठीक है, क्या करता है, जर्म्स जो भी रहेंगे उसको रिमूव करेगा, एयर को ह्यूमिडिफाई करेगा और टेम्परेचर को उसी टेम्परेचर में लाएगा, बॉडी टेम्परेचर में। देख लो क्या लिखा हुआ है, clears it from foreign particles, humidified and also bring air to the body temperature। ये तीन काम होते हैं। क्यों करना पड़ता है ये तीन काम, तीन काम बहुत ज़रूरी है भाई। देखो, फॉरेन पार्टिकल्स को रिमूव करना ये तो तुम जानते हो क्यों रिमूव होता है। ह्यूमिडिफाई करना, एयर में अगर कुछ होगा, जैसे एल्वोलाई में क्या होता है
कि एल्वोलाई में कुछ फ्लूइड रहता है। एल्वोलाई का स्ट्रक्चर देखोगे तो उसके अंदर जो है फ्लूइड भरा रहता है, जो सरफेस टेंशन को कम करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो फ्लूइड अगर ज़्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन को हम निमोनिया बोलते हैं। तो उसी फ्लूइड, अब इसके अंदर एयर गया, अब एयर के अंदर मॉइस्चर अगर नहीं होगा, मॉइस्चर एब्सेंट रहेगा, तो ये जितना भी पानी है ना ये सोख लेगा। ये एयर क्या करेगा, सोख लेगा, अपने साथ ले जाएगा। तो उसके लिए है, जो हमारी बॉडी है उस एयर को पहले से ही ह्यूमिडिफाई कर देती है और ब्रिंग एयर टू द बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर में एयर को ले आती है। ठीक है, ये 3 पार्ट्स होते हैं, ये 3 काम होते हैं कंडक्टिंग पार्ट के। बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंडक्टिंग पार्ट का क्या क्या काम होता है। एक्सचेंज पार्ट का क्या काम है, साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन, जहाँ पे साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन होता है O2 को लेगा, CO2 को बाहर फेंकेगा। एक्सचेंज पार्ट इज अ साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन द ब्लड एंड द एटमॉस्फेरिक एयर। ध्यान रखना किसके बीच में होता है, ब्लड और एटमॉस्फेरिक एयर के बीच में, सेल्स के बीच में नहीं होना है। ठीक है, मैंने बोला था एल्वोलाई वैस्कुलराइज स्ट्रक्चर है तो ब्लड वेसल्स आएंगे, तो ब्लड वेसल्स तो किसके बीच में होगा, ब्लड के बीच में, और ये एटमॉस्फेरिक एयर के बीच में। लंग्स आर सिचुएटेड इन द थोरैकिक चैम्बर विच इज एनाटोमिकली एंड एयर टाइट चैम्बर। पहले बताया था कि लंग्स कहाँ पे सिचुएटेड है, थोरैकिक चैम्बर में। T12 12 पार्ट्स होते हैं उसके। The lungs are situated in the thoracic chamber which is anatomically an airtight chamber. Anatomically मतलब उसके anatomy में airtight chamber है। Thoracic chamber is dorsally made by the vertebral column, ठीक है, ventrally by the sternum, laterally by the ribs and on the lower side by the dome shaped diaphragm। क्या लिखा हुआ है कि ये हमारा क्या है, थोरैकिक चैम्बर है। ये थोरैकिक चैम्बर है जिसमें जो हमारा लंग्स प्रेजेंट है। तो पीछे से वर्टिब्रल कॉलम ने इसको घेर रखा है, आगे से इसको स्टर्नम ने घेर रखा है, साइड साइड से को इसको रिब्स ने घेर रखा है, और जो नीचे वाला पार्ट है उसको डायफ्राम ने घेर रखा है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर होता है। इसमें दिखाया गया है क्या, एक मिनट मुझे चेक कर लेने दो। दिखाया गया है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैंने तुम्हें बता दिया। नहीं, दिखाया नहीं गया है। ठीक है, इसमें तुम समझ सकते हो कि ये पूरा तुम्हारा थोरैकिक चैम्बर है। तो इसके पीछे जो होगा वो क्या रहेगा, वर्टिब्रल कॉलम। इसके आगे क्या रहेगा, स्टर्नम, जिसे ब्रेस्ट बोन बोला जाता है। साइड्स में क्या रहेंगे, रिब्स लगे रहेंगे। ठीक है, साइड्स में जो हमारे रिब्स लगे होंगे, और नीचे देखो डोम शेप्ड झुका हुआ जो है डायफ्राम रखा हुआ। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दिया इसने बहुत ज़्यादा। द एनाटॉमिकल द anatomical setup of lungs in thorax is such that any change in the volume of thoracic cavity will be reflected in the lung cavity. Such an arrangement is essential for breathing as we cannot directly alter the pulmonary volume. लिखा हुआ ये है कि जो थोरैकिक चैम्बर में हमारा लंग्स प्रेजेंट है, तो थोरैकिक चैम्बर है, ठीक है, जो पेन से बनाता हूँ मैं, तुम्हारा थोरैकिक चैम्बर है हमारा TC, और इसके अंदर समझो कि ये लंग्स प्रेजेंट है। ये हमारा लंग्स प्रेजेंट है। ठीक है, ये लंग्स प्रेजेंट है। अब थोरैकिक चैम्बर में तुम करते हो बड़ा, मतलब इसको ऐसे फुला देते हो, इसको कम कर देते हो, इसको फुला देते हो, इसको कम कर देते हो। तो इसका क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, इसको एरिया बढ़ा रहे हो, तो लंग्स का भी एरिया बढ़ जाएगा। ठीक है, एरिया घटा रहे हो तो लंग्स का भी एरिया घट जाएगा। मतलब कि कोई भी छेड़खानी अगर तुम थोरैकिक चैम्बर में करोगे तो वो लंग्स में क्या होगा, रिफ्लेक्ट करेगा। लेकिन तुम डायरेक्टली लंग्स में नहीं कर सकते। मतलब अगर तुम लंग्स को अगर छेड़ना चाहो तो लंग्स को नहीं छेड़ सकते। मतलब लंग्स का डायरेक्टली तुम वॉल्यूम को अल्टर नहीं कर सकते। मतलब समझ रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूँ। मतलब लंग्स में तुम्हें कोई भी वॉल्यूम चेंजेस लानी है कि इसका वॉल्यूम बढ़ाना है या इसका वॉल्यूम घटाना है, तो तुम डायरेक्टली नहीं कर सकते। किसकी मदद से करना पड़ेगा, थोरैकिक चैम्बर। तुम थोरैकिक चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ा सकते हो, थोरैकिक चैम्बर का वॉल्यूम घटा सकते हो। तो इसका वॉल्यूम बढ़ाओगे तो फिर इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, इसका घटाओगे तो फिर इसका घट जाएगा। डायरेक्टली लंग्स के वॉल्यूम के साथ छेड़खानी नहीं कर सकते। इसका मतलब ये था। क्या लिखा हुआ है देखो कि द
एनाटॉमिकल सेटअप ऑफ लंग्स इन थोरैक्स इज सच दैट, ऐसी तरह से है कि कोई भी चेंज करोगे अगर तुम थोरैकिक कैविटी या थोरैकिक चैम्बर में, तो वो कहाँ पे रिफ्लेक्टेड होगा? लंग कैविटी में। लेकिन सच एन अरेंजमेंट इज एसेंशियल फॉर ब्रीदिंग, ब्रीदिंग के लिए ऐसा अरेंजमेंट जरूरी है, लेकिन तुम डायरेक्टली पल्मोनरी वॉल्यूम को अल्टर नहीं कर सकते, पल्मोनरी वॉल्यूम को डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है। अब रेस्पिरेशन में फॉलोइंग स्टेप्स इस्तेमाल होते हैं। रेस्पिरेशन यानी कि जो है तुम फुल्ली ऑक्सीडाइज कर दो और उससे एनर्जी निकाल लो, उसे रेस्पिरेशन कहते हैं। ये तो तुमने पढ़ा भी होगा। क्या क्या होता है रेस्पिरेशन में? ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड CO2 रिच एल्वियोलर एयर इज रिलीज्ड आउट। तो यही होता है रेस्पिरेशन में। सबसे पहले स्टेप्स, ये लाइन बाय स्टेप्स है, सीक्वेंशियल इवेंट है। ये ऐसे दे देगा और पूछेगा कि इसको अरेंज करो सीक्वेंस में इसको अरेंज करो, तो अरेंज करना पड़ेगा। तो पहले तो ब्रीदिंग होगी ब्लड और एल्वियोलर में, फिर डिफ्यूजन ऑफ गैसेज O2 एंड CO2 अक्रॉस द एल्वियोलर मेम्ब्रेन, एल्वियोलर मेम्ब्रेन के अराउंड जो है डिफ्यूजन होने लगेगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, फिर जो है ब्लड जो है उसे ट्रांसपोर्ट करेगा, फिर O2 और CO2 जो है ट्रांसफर होगा बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यूज, सेल्स और टिश्यूज के बीच में होगा, और फिर O2 को यूटिलाइज करेगा सेल्स और कैटाबोलिक रिएक्शंस में पार्ट करेगा और CO2 को निकाल देगा, जिसे हम सेलुलर रेस्पिरेशन को बोल रहे हैं, जिसको हम 14 चैप्टर में पढ़ेंगे। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ठीक है, तो क्या होगा? पहले पल्मोनरी वेंटिलेशन होगा। पल्मोनरी वेंटिलेशन यानी कि सांस अंदर लोगे, सांस बाहर छोड़ोगे। तो सांस अंदर लोगे तो जो है तुम्हारे लंग्स तक जो है O2 पहुंच जाएगा, लंग्स तक O2 पहुंच गया तो एल्वियोलर के पास O2 पहुंच जाएगा, तो एल्वियोलर। ठीक है, तो ब्लड और टिश्यूज में क्या सॉरी एल्वियोलर मेम्ब्रेन और ब्लड में जो है एक्सचेंज होने लगेगा O2 का। फिर जो है गैसेस का ट्रांसपोर्ट होगा, गैसेस का ट्रांसपोर्ट होने के बाद टिश्यूज और ब्लड में जो है एक्सचेंज होगा, और फिर सेल के पास ऑक्सीजन पहुंच ही गया तो सेलुलर रेस्पिरेशन करके तोड़ देगा। तो ये 5 स्टेप्स है जो लाइन बाय लाइन तुम्हें पता होने चाहिए और इम्पोर्टेंट ये है। देखो, पहले पल्मोनरी वेंटिलेशन होगा, पल्मोनरी वेंटिलेशन के बाद क्या होगा? एल्वियोलर मेम्ब्रेन और जो हमारा ब्लड है उसके बीच में एक्सचेंज होगा। फिर ब्लड के पास अगर ऑक्सीजन पहुंच गया तो वो जल्दी जल्दी से ट्रांसपोर्ट करेगा, तो ट्रांसपोर्ट तीसरा हो गया। चौथा, ट्रांसपोर्ट हो गया तो ब्लड और टिश्यूज़ में, जो ब्लड है और टिश्यूज़ है उसमें एक्सचेंज होने लगेगा। ठीक है, फिर टिश्यूज़ के पास पहुंच गया हमारा ऑक्सीजन, टिश्यूज़ के पास पहुंच गया तो ये रेस्पिरेशन परफॉर्म कर लेगा। और सेल के लेवल पे अगर रेस्पिरेशन को परफॉर्म किया जाता है तो उसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। सेल के लेवल पे अगर रेस्पिरेशन को परफॉर्म किया जा रहा है, रेस्पिरेशन परफॉर्मिंग एट द लेवल ऑफ सेल इज नोन एज सेलुलर रेस्पिरेशन। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, तो हमने पहले ही पढ़ा था रेस्पिरेटरी ऑर्गन और ब्रीदिंग के मैकेनिज्म के साथ हम लोग डील करेंगे इस चैप्टर में। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के बारे में पढ़ना है हमें। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स 2 स्टेजेस, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन मतलब O2 को तुम अंदर ले रहे हो, ड्यूरिंग विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन। एक्सपिरेशन मतलब जिससे एल्वियोलर एयर जो है रिलीज आउट, जिससे एल्वियोलर एयर जो है बाहर निकल जाता है। द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स इज कैरिड आउट बाय क्रिएटिंग अ प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द लंग्स एंड द एटमॉस्फेरिक एयर। तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इंस्पिरेशन हम लोग करते हैं, ब्रीदिंग के 2 पार्ट्स होते हैं, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, ये 2 स्टेप्स में ब्रीदिंग खत्म होती है। ठीक है, इंस्पिरेशन मतलब O2 को अंदर ले रहे हो, एक्सपिरेशन मतलब CO2 को बाहर छोड़ रहे हो तुम लोग। ठीक है, तो ये इस इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन कैसे होता है, अपने आप कैसे होता है? अपने आप ऐसे होता है, प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट करना पड़ता है। क्या क्रिएट करना पड़ता है? प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से जो O2 है वो अंदर चला जाता है और CO2 बाहर आ जाता है। ये प्रेशर ग्रेडियंट हमारी बॉडी कैसे क्रिएट करती है, कितना चलाते हैं, इसमें फिजिक्स लगती है क्या? ये बात पता होगी कि फॉर गैसेस प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। फॉर गैसेस प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ओनली फॉर गैसेस, कंफ्यूज मत होना, लिक्विड के लिए नहीं है। ओनली फॉर गैसेस, मैंने लिख दिया है ओनली फॉर गैसेस, सिर्फ और सिर्फ गैसेस के लिए है ये। ठीक है, ओनली फॉर गैसेस, वो भी टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, उसके लिए भी टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट होता ही है, तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम घटेगा,
प्रेशर घटेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। तो इसी के मैकेनिज्म पे बेस्ड हमारा जो है प्रेशर ग्रेडियंट हमारी बॉडी क्रिएट करती है। कैसे? अब डायरेक्ट प्रेशर को तो कुछ कर नहीं सकती, प्रेशर का कुछ कर नहीं सकता, तो वॉल्यूम को क्या करेगा, बढ़ाएगा घटाएगा, जिसकी वजह से प्रेशर में चेंजेस आएंगे। और उसी प्रेशर ग्रेडियंट को क्रिएट करके जो है इंस्पिरेशन या एक्सपायर कर सकते हैं। कैसे होता है देखो मैं बताता हूँ। इंस्पिरेशन कैन अकर इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, लंग्स के अंदर जो प्रेशर होता है उसे इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर बोलते हैं, इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इंस्पिरेशन कब हो सकता है? जब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम हो लंग्स के प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, सॉरी, देयर इज अ नेगेटिव प्रेशर ब्रीथिंग, नेगेटिव प्रेशर होगा इन लंग्स विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सिमिलरली एक्सपिरेशन टेक्स प्लेस व्हेन द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कुछ समझ नहीं आया होगा, मैं बताता हूँ। इसमें तुम्हें पूरा प्रेशर ग्रेडियंट बता दिया है। प्रेशर ग्रेडियंट क्या है? जैसे कि ये हमारा लंग्स है, ये क्या है हमारा लंग्स, ये हमारा लंग्स है, ठीक। अब मैंने क्या किया, इसका वॉल्यूम जो है बढ़ा दिया, वॉल्यूम बढ़ा दिया तो क्या इसके अंदर का प्रेशर घटेगा? ठीक है, इसका प्रेशर अब घट चुका है, बाहर प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है, बाहर प्रेशर ज़्यादा है। और देखो पहले प्रेशर सेम था, इसलिए जो है बाहर अंदर नहीं हो रहा था, तो मैंने क्या कर दिया, वॉल्यूम को बढ़ा दिया, और वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर घट गया। अब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर घट गया और बाहर वाला प्रेशर तो पहले से ही बढ़ गया ना उसके रिस्पेक्ट में। भाई अगर ये घट जाएगा तो इसके रिस्पेक्ट में ये बढ़ जाएगा, ठीक है। इतनी फिजिक्स आती है, बायोलॉजी वालों को इतनी फिजिक्स तो आती ही होगी। देखो पहले जो है प्रेशर सेम था, इसका प्रेशर P1 और इसका प्रेशर P2 इक्वल था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये एयर अंदर आए, तो कैसे आएगी? अगर इसका प्रेशर हाई होगा और इसका प्रेशर लो होगा तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर जो है ट्रांसफ़र हो जाएगा एयर, ठीक है। अब इसका प्रेशर तो सेम था, तो मुझे इस प्रेशर को कम करना था ताकि हाई से लो आए, तो मैंने क्या कर दिया, मुझे पता है कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम फॉर गैसेज व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो अब मैं वॉल्यूम ऊपर नीचे तो कर सकता हूँ, अब मैंने वॉल्यूम बढ़ा दिया, ये देखो मैंने वॉल्यूम बढ़ा दिया, वॉल्यूम बढ़ाने की वजह से जो अंदर का प्रेशर है वो कम हो जाएगा, अब उसके रिलेटिव में इसका प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। अब जब उसके रिलेटिव में तो ये प्रेशर कम हो गया इसके रिलेटिवली और ये प्रेशर ज़्यादा हो गया, तो अब हाई प्रेशर से लो प्रेशर आ जाएगा, तो ये इंस्पिरेशन तुम्हारा हो गया। अब एक्सपिरेशन करना है तो एक्सपिरेशन भी हो जाएगा, देखो मैं बताता हूँ। एक्सपिरेशन कैसे होगा? अब P1 प्रेशर, P2 प्रेशर, ये दोनों इक्वल है इसलिए कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा। अब मुझे क्या करना है, हवा को बाहर भेजना है, तो इसका अगर प्रेशर ज़्यादा होगा, इसका प्रेशर अगर कम होगा तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाएगा, तो ये हवा जो है अपने ऑटोमेटिकली बाहर चली जाएगी, ठीक है। तो हमें ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि अंदर इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर बढ़ जाए, तो मैं क्या करूँगा, वॉल्यूम को घटा दूंगा, तो वॉल्यूम घटने की वजह से इसका प्रेशर बढ़ जाएगा और इसका प्रेशर जो है ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा इसके रिलेटिव में कम हुआ तो ये जो है बाहर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सपिरेशन का जो प्रोसेस तुम बोल रहे थे, एक्सपिरेशन का प्रोसेस हो गया खत्म। यही जो है इसमें लिखा गया है। ये लंग्स के जो प्रेशर होता है, जो लंग्स के अंदर जो प्रेशर होता है उसे बोलते हैं इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, IPP, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, ठीक है, इसको बोला जाता है इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। अब देखते हैं, अब एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन किया कैसे जाता है, उसके अंदर कुछ सेट ऑफ मसल्स इस्तेमाल होते हैं, उसके बारे में बात करने वाले हैं हम लोग। द डायफ्राम एंड द स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल्स, एक्सटर्नल एंड
इंटरनल कोस्टल मसल्स बिटवीन द रिब्स हेल्प इन जनरेशन ऑफ सच ग्रेडियंट्स। ठीक है, तो कौन इन ग्रेडियंट्स को मदद करता है, मतलब वॉल्यूम को अल्टर करने में कुछ मसल्स इस्तेमाल होते होंगे, कौन सा? डायग्राम और कुछ स्पेशल सेट ऑफ मसल्स है, एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, जो रिब्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं। यही जो है सच ग्रेडियंट्स, ऐसे ग्रेडियंट्स को जो है जनरेट करने में मदद करते हैं, ऐसे ग्रेडियंट्स को जनरेट करने में मदद करते हैं। कौन कौन से मसल्स? डायग्राम, एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स बिटवीन द रिब्स जो है जनरेशन में मदद करते हैं, और सच ग्रेडियंट्स। Inspiration is initiated by the contraction of diaphragm, which increases the volume of the thoracic chamber in the anterior posterior axis। ठीक है, तो अब ये मैं बता देता हूँ कि ये समझो कि ये तुम्हारा लंग्स है, मान लो लंग्स है, इसके नीचे डायग्राम रखा हुआ है, इसके नीचे क्या रखा हुआ है? डायग्राम नीचे रखा हुआ है, और ये तुम्हारी रिब्स है। डायग्राम ही बना देता हूँ, इसको मिटा दे। बहुत इजी है, कुछ नहीं है इसमें, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है लेकिन इजी बहुत है। ये डायग्राम है। अब कुछ लिखा हुआ है कि एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, एपी एक्सिस, और एक होता है डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस, डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस। ठीक है, तो अब डायग्राम जो है, डायफ्राम, मैं डायग्राम बोल देता हूँ बार बार, सॉरी, डायफ्राम। डायफ्राम अब ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ऐसे रिलैक्स करेगा, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ऐसे रिलैक्स करेगा। तो तुम बताओ एपी एक्सिस कौन सी होगी? तुम बताओ एपी एक्सिस कौन सी होगी? ये लिखा हुआ है कि जो डायफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो क्या हो जाता है? वॉल्यूम बढ़ जाता है थोरैकिक चैम्बर इन द एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। तो तुम बताओ एपी एक्सिस क्या होगा? एपी एक्सिस मतलब एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, डीवी एक्सिस मतलब डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस। अब लॉन्गिट्यूडनल वाला एपी एक्सिस होगा कि जैसे साइड में बढ़ता है, ये डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस होगा? तुम ही बताओ। ऑब्वियसली लॉन्गिट्यूडनल वाला क्या होगा? एपी एक्सिस होगा। इसको बोलेंगे एपी एक्सिस। जो लॉन्गिट्यूडनल में जो वॉल्यूम को बढ़ाएगा उसे बोलते हैं एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, इसको हम लोग बोलेंगे एपी एक्सिस। इसको क्या बोलेंगे? एपी एक्सिस। और इसको बोलते हैं हम लोग डॉर्सिवेंट्रल एक्सिस। इसको क्या बोलेंगे? डॉर्सिवेंट्रल एक्सिस। इसको एपी एक्सिस और इसको डॉर्सिवेंट्रल। 1 सेकेंड। एपी एक्सिस और इसको हम लोग बोलते हैं डॉर्सिवेंट्रल एक्सिस। डीवी एक्सिस, डीवी एक्सिस, डीवी एक्सिस मतलब ऐसे ब्रेथ बढ़ाएगा और ये जो है लेंथ बढ़ाएगा, ये जो है लेंथ बढ़ाएगा और वो क्या करेगा? ब्रेथ बढ़ाएगा। अब क्या होता है कि ये डायफ्राम जो है हमारा, ये ऐसे डोम शेप्ड है, तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये सीधा हो जाएगा, सीधा हो जाएगा तो इतनी लेंथ जो है बढ़ जाएगी, इतनी लेंथ बढ़ जाएगी, यानी वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा यानी प्रेशर कम, बाहर का प्रेशर ज़्यादा, तो ये एयर अंदर आ जाएगी। तो यही काम होता है। तो डायग्राम क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से जो है एपी एक्सिस होती है हमारी, एपी एक्सिस का लेंथ बढ़ जाता है, तो इसकी वजह से इसकी वॉल्यूम बढ़ गई। ठीक है, and the contraction of external intercostal muscles that was present between the ribs, external intercostal muscles lift up the ribs and lift up the ribs and sternum, causing an increase in the volume of the thoracic chamber in the dorsoventral axis। तो हमने ऐसे बनाया था, तो रिब्स ऐसे प्रेजेंट है, तो रिब्स क्या कर सकते हैं? ब्रेथ बढ़ा सकते हैं, इंक्लूडिंग द स्टर्नम, स्टर्नम के साथ जो है ब्रेथ बढ़ सकता है। ठीक है, स्टर्नम लिखा हुआ है तो ब्रेथ बढ़ सकता है, तो ब्रेथ बढ़ा देंगे तो डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस में जो है ब्रेथ बढ़ जाती है।
बाय यूजिंग द रिब्स, रिब्स के बीच में एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। तो दो मसल्स यूज हुई इंस्पिरेशन करने के लिए। पहले डायफ्राम के मसल्स, ठीक है, डायफ्राम के मसल्स को हम बोलते हैं फ्रेनिक मसल्स, फ्रेनिक मसल्स। डायफ्राम के मसल्स को क्या बोलते हैं? फ्रेनिक मसल्स में लिख देता हूँ। डायफ्राम के मसल्स होते हैं उसको हम बोलते हैं फ्रेनिक, फ्रेनिक मसल्स बोलते हैं। डायफ्राम के मसल्स को क्या बोलते हैं? फ्रेनिक मसल्स। और एक और यूज हुई थी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। तो ये डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में जो है लेंथ बढ़ा रही थी, और ये एपी एक्सिस में, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में जो है लेंथ को बढ़ा रहा था। अब कैसे याद रखे एपी एक्सिस, डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस? एंटीरियर पोस्टीरियर, एंटीरियर पोस्टीरियर, इसकी स्पेलिंग ज़्यादा है और इसकी लेंथ भी ज़्यादा है। तो याद रखो, जितना अल्फ़ाबेट ज़्यादा उसकी लेंथ ज़्यादा, जबकि डॉर्सो वेंट्रल लेंथ कम है और डीवी में भी जो अल्फ़ाबेट्स कम है, इसलिए इसको याद रख सकते हो डीवी एक्सिस, डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस, ठीक है। Thoracic chamber in the dorsoventral axis. The overall increase in the thoracic chamber volume causes a similar increase in the pulmonary volume. अब thoracic volume में तुमने चेंज किया तो pulmonary volume में अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। अब pulmonary volume में इंक्रीज हुआ तो pulmonary pressure जो है डिक्रीज कर जाएगा। देखो लिखा हुआ है डिक्रीज the intrapulmonary pressure to less than the atmospheric pressure which forces the air from outside to move into the lungs. जिसको जैसे जो एयर है बाहर से अंदर आ जाएगा। Relaxation of the diaphragm and the intercostal muscles returns the diaphragm and the sternum to their normal positions and reduce the thoracic volume and directly the pulmonary volume. This leads to an increase in the intrapulmonary pressure to the slightly above the atmospheric pressure, causing the expulsion of air from the lungs, जिसे हम एक्सपिरेशन बोल रहे हैं। ये प्रेशर ग्रेडियंट में समझा चुका हूँ। इसमें नया क्या बोल रहा है कि तुमने जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट की थी तुमने जो मसल्स, उसको रिलैक्स पोजीशन में ला दो। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो रिलैक्स में आ गई, अब जो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट थी वो रिलैक्स में आ गई, तो वॉल्यूम कम हो गया, प्रेशर बढ़ गया, तो एयर बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो हमने कुछ किया क्या? नहीं। तो इंस्पिरेशन तुम बोलोगे कि कॉन्ट्रैक्टेड है, तो ये क्या है? एक्टिव प्रोसेस है। लेकिन एक्सपिरेशन में हमने थोड़ी ना कुछ एनर्जी लगाई, तो इसको क्या बोलोगे? पैसिव प्रोसेस। क्या बोलोगे? पैसिव प्रोसेस। एक और चीज़ आती है, तो नॉर्मल एक्सपिरेशन है, एक आती है फोर्सफुल एक्सपिरेशन। फोर्सफुल एक्सपिरेशन उसमें जो है एब्डोमेन के मसल्स यूज होते हैं, जो हमारा एब्डोमेन है उसके मसल्स यूज होते हैं, प्लस इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स यूज होते हैं। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स जो है यूज होते हैं। फोर्सफुल एक्सपिरेशन, अगर हमें फोर्सफुली एक्सपायर करना है, फोर्सफुली एक्सपायर करना है तो उसके लिए इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स यूज होते हैं। और हम जो है we have the ability to increase the strength of inspiration and expiration with the help of additional muscles in the abdomen. तो हम जो है इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन का जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन कैन बी इंक्रीज बाय द एडिशनल मसल्स इन द एब्डोमेन। एब्डोमेन में जो है एडिशनल मसल्स होते हैं जिसको जैसे जो है हम स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन को बढ़ा सकते हैं। ऑन एन एवरेज एन हेल्दी ह्यूमन बींग 12 से 16 ब्रीथ लेता है पर मिनट। द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन ब्रीथिंग मूवमेंट्स कैन बी एस्टिमेटेड बाय यूजिंग अ स्पायरोमीटर विच हेल्प्स इन अ क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ द पल्मोनरी फंक्शंस। तो इसमें लिखा हुआ है, इस डिवाइस का नाम लिखा हुआ है स्पायरोमीटर। तो ये क्या करता है कि जितनी भी वॉल्यूम ऑफ एयर हमने अपने अंदर ली है उसे ये मेज़र करेगा, ठीक है, उसको ये क्या करता है? मेज़र करता है। क्या डिवाइस का नाम है? स्पायरोमीटर। स्पायरोमीटर है, जितनी भी एयर हमने अपने अंदर ली है लंग्स के अंदर, उन सारी एयर को ये क्या करता है? मेज़र करता है कि कितनी ml की एयर तुमने ली है। ऑन एन एवरेज 12 से 16 ब्रीथ्स पर मिनट लेते हैं हम लोग, ठीक है। 16 टाइम्स बोल लो, 16 ब्रीथ बोल लो, पर मिनट हम लोग लेते हैं। अब उसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़, तो इसमें बहुत सारी वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज़ आती हैं, जल्दी जल्दी से इसको देख लेते हैं।
पहले आती है टाइडल वॉल्यूम. वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन, इट इज अप्रॉक्स 500 ml. हेल्दी ह्यूमन कैन इंस्पायर और expire 6000 to 8000 ml of air per minute. तो टाइडल वॉल्यूम क्या होता है कि नॉर्मल इंस्पिरेशन और नॉर्मल एक्सपिरेशन से जितनी एयर तुम अपने अंदर ले सकते हो उसे हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं. उसका क्वांटिटी कितना रहता है? 500 ml. 500 ml रहता है. तुम 12 से 16 बार ब्रीथ करते हो, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 6000, 12 इंटू 5 6000, 16 इंटू 5 8000. तो 6000 टू 8000 पर मिनट तुम एयर अपने अंदर ले रहे हो ड्यूरिंग द नॉर्मल ब्रीथिंग. उसे बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम. ठीक है, सिंपल है टाइडल वॉल्यूम. टाइडल वॉल्यूम के बाद आता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. द एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सफुल इंस्पिरेशन. और इसका कितना रहता है? 2500 टू 3000. 2500 टू 3000 ml. फिर आता है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या रहता है? 1000 से 1100 रहता है. एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर बाय फोर्सफुल एक्सपिरेशन. ये कितना रहेगा? 1000 से 1100. और फिर आता है हमारा रेसिडुअल वॉल्यूम. रेसिडुअल वॉल्यूम कितना रहेगा? 1100 से 1200. 1100 से 1200. 1100 से 1200 जो है हमारा रिजर्व वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम रहेगा. Volume of air remaining in the lungs even after a forceful expiration, ये होता है 1100 से 1200. By adding a few respiratory volumes described above, one derive various pulmonary capacities which can be used in clinical diagnosis. तो क्या हुआ है कि जितनी भी रिजर्व वॉल्यूम्स है हमारे पास, तो उन सबको एक साथ ऐड करके कुछ कुछ कैपेसिटीज़ बनाई गई है. ठीक है, ऐड करके कुछ कुछ कैपेसिटीज़ बनाई है. फालतू का काम है, कुछ नहीं है. जैसे कि ये कैपेसिटी, तो इन वॉल्यूम्स का ऐड करके ही हमने इन कैपेसिटीज़ का फॉर्मेशन किया गया है. क्लिनिकल डायग्नोसिस में मदद करता है. बस इसका जो मेन फंक्शन है क्लिनिकल डायग्नोसिस में मदद करता है. ठीक है, 4 ही कैपेसिटीज़ है, ज़्यादा कैपेसिटीज़ नहीं है. इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या रहेगा? IRV प्लस टीवी. काम खत्म. IRV प्लस टीवी. Total volume of air a person can inspire after a normal expiration. नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद, ठीक है, तो नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद टोटल कितना वॉल्यूम जो है एयर इंस्पायर कर सकता है? एक्सपिरेटरी कैपेसिटी टीवी प्लस ERV. टोटल वॉल्यूम ऑफ अ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पिरेशन. नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद टोटल एयर कितना एक्सपायर कर सकता है उसे एक्सपिरेटरी कैपेसिटी बोलेंगे. टीवी प्लस ERV. फिर फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी. इसमें क्या आता है? इसमें रेसिडुअल वॉल्यूम आएगा और ERV आएगा. वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन, दिस इंक्लूड्स ERV प्लस RV. नॉर्मल एक्सपायर किए हो तुम लोग, नॉर्मल एक्सपायर किए हो तो टाइडल वॉल्यूम जो है निकल जाएगा. तो बाकी जो बचेगा वो क्या होगा? ERV प्लस RV. तो इनको हम लोग बोलेंगे फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, FRC. ठीक है, IRV तुमने लिया ही नहीं अभी तक. वाइटल कैपेसिटी क्या होता है? द मैक्सिमम, सबको प्लस कर दो, ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपिरेशन के बाद मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर कितना ब्रीथ कर सकता है आदमी. दिस इंक्लूड्स ERV, TB एंड IRV. और द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन ब्रीथ आउट ऑफ द फोर्स्ड इंस्पिरेशन. कितना आदमी जो है ब्रीथ कर सकता है. टोटल लंग कैपेसिटी सबको प्लस कर दो. ठीक है, वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम. इसी पे कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं. ठीक है, इन सब का जो ml में है वॉल्यूम वो तुम मुझे कैलकुलेट करके बताओगे. जैसे टीवी प्लस IRV है, IRV का होता है 2500 टू 3000 ml. टीवी का होता है 500. तो इसका प्लस करोगी, टीवी प्लस IRV इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, इसका 3000 से जो है 3500 हो जाएगा. तो वैसे ही सबका लिखो और कमेंट करो. एक्सचेंज ऑफ गैसेस. तो हम लोग एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ने वाले हैं कि एक्सचेंज कैसे होता है गैसेस. ठीक है, गैसेस के बीच में एक्सचेंज कैसे होता है, हमारे बॉडी और टिश्यूज के बीच में जो है एक्सचेंज कैसे होता है.
Alveoli are the primary sites for the exchange of gases. बिल्कुल. Exchange of gases also occur between the blood and the tissues. बिल्कुल. O2 and CO2 are exchanged in these sites by the simple diffusion, mainly based on the pressure concentration gradient. ठीक है. O2 और CO2 exchange होता है blood और tissues में जो है simple diffusion से. Solubility of the gases pressure concentration के basis पे होता है. Solubility of the gases as well as the thickness of the membrane. ठीक है. The membrane involved in diffusion are also some important factors that affect the rate of diffusion. क्या? Solubility और thickness. ये दो factors होते हैं जो rate of diffusion को जो है affect करते हैं. Solubility और thickness. Pressure contributed by an individual gas, उसे partial pressure कहा जाता है. उसे क्या कहा जाता है? Partial pressure के नाम से जाना जाता है. Called the partial pressure, represented as PO2 for oxygen, PCO2 for carbon dioxide. Partial pressure of two gases in the atmospheric air and the two sites of diffusion are in the table 17.1. The data given in the table clearly indicates a concentration gradient for oxygen from alveoli to blood, blood to tissues as well, etc. तो ये हमें एक टेबल दी गई है और इन सब पे पार्शियल प्रेशर लिखा हुआ है. तो ये सब पार्शियल प्रेशर याद होनी चाहिए. ये सब पार्शियल प्रेशर जो है हमें याद होना चाहिए. तो इतने में ही खत्म है. सॉल्युबिलिटी एंड द थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन जो रेट ऑफ डिफ्यूजन को अफेक्ट करता है. तो रेस्पिरेटरी गैसेस जैसे कि O2 और CO2 हो गया. तो एटमॉस्फेरिक एयर में 159 और 0.3 रहता है, सबको पता है. एल्वोलाई में जाते जाते 104 हो जाता है और ये 40. डीऑक्सी में ये 40 होता है, ये 45 होता है. ब्लड में 95 और ये 40. टिश्यूज़ में 40 और ये 45. तो मैं बताता हूँ. CO2 का जो है पार्शियल प्रेशर वो 40 और 45 में जो है बदल रहा है. तो जहाँ पे ऑक्सीजन का ज़्यादा मात्रा रहेगा, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा, तो वहाँ पे 40 पार्शियल प्रेशर रहेगा. जहाँ पे CO2 ज़्यादा उधर 45. ये तो हो गई CO2 की ट्रिक. O2 की क्या ट्रिक रहेगी? कोई ट्रिक नहीं रहेगी, इसको याद ही करना पड़ेगा. ठीक है. तो एटमॉस्फेरिक एयर में तो 159 और 0.3 ये याद रहेगा. एल्वोलाई में याद कर लो 104 रहता है और एल्वोलाई में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो CO2 की दो ही हो सकती है, या तो 40 या तो 45. तो 40 हो जाएगी क्योंकि O2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो 40. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो है ऑक्सीजन की कितनी हो जाएगी? 40 और इसकी 45 क्योंकि CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा है. ब्लड में जो है ये 95 होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, क्योंकि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो ये 40 हो जाएगी. और टिश्यूज़ में ये 40 रहता है और ये 45 रहता है क्योंकि टिश्यूज़ में CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा रहती है, क्योंकि सारे O2 तो सेल्स ले लेते हैं और जो रेस्पिरेशन करके CO2 निकालते हैं. ये सिंपल सी ट्रिक थी, याद हो जानी चाहिए. ठीक है ना. और एक डेड स्पेस वॉल्यूम होता है, कितना रहता है? 150 ml. ठीक है. डेड स्पेस वॉल्यूम रहता है जो कि 150 ml रहता है. उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, चाहो तो इसको याद कर सकते हो. पीछे क्या लिखा था? सिमिलरली द ग्रेडियंट इज प्रेजेंट फॉर CO2 इन द अपोजिट डायरेक्शन. CO2 का ग्रेडियंट भी प्रेजेंट होता है इन द अपोजिट डायरेक्शन from tissues to blood and blood to alveoli. Solubility of CO2 is 20 to 25 times higher than the O2. ठीक है. तो 20 से 25 टाइम्स जो है solubility CO2 की ज़्यादा होती है than O2. The amount of CO2 that can diffuse through the diffusion membrane per unit difference in the partial pressure is much higher as compared to that of O2. इसने क्या लिखा हुआ है कि जो CO2 का अमाउंट जो डिफ्यूज़ कर सकता है टिश्यूज़ में पर यूनिट डिफरेंस पार्शियल प्रेशर पे वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू O2. बिल्कुल सही है कि CO2 का जो अमाउंट है, ठीक है, जो डिफ्यूज़ कर सकता है पर यूनिट पार्शियल प्रेशर डिफरेंस पे, पर यूनिट डिफरेंस पे, वो O2 से ज़्यादा है. डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है वो खुद 3 लेयर से बन है, खुद 3 लेयर से मिलकर बना हुआ है. कौन कौन सी? एक तो इसकी जो हमारी एंडोथीलियम होती है, इसकी एंडोथीलियम, इसकी मतलब स्क्वैमस एपिथीलियम. एल्वोलाई है तो एल्वोलाई पे स्क्वैमस, देखो ये फ्लूइड भरा हुआ है ना, मैंने बताया था निमोनिया वाली कंडीशन. तो ये एल्वोलाई की स्क्वैमस एपिथीलियम, इसकी एंडोथीलियम और इन दोनों के बीच का बेसमेंट मेम्ब्रेन. तो 3 लेयर्स हो गए, 1 2 3, 3 लेयर से मिलकर बनी होगी. तो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की बात करें, द डिफ्यूजिंग मेम्ब्रेन
is made up of three major layers: thin squamous epithelium of alveoli, the endothelium of alveolar capillaries, and the basement substance in between them. However, its total thickness is much less than the millimeter. थिकनेस बहुत कम रहती है, मैंने बताया था. सॉलिबिलिटी और थिकनेस ऑफ द डिफ्यूजिंग मेम्ब्रेन जो है रेट ऑफ डिफ्यूजन को अफेक्ट करते हैं. देयरफॉर ऑल द फैक्टर्स इन आवर बॉडी जो है फेवरेबल रहती है फॉर द डिफ्यूजन ऑफ O2 फ्रॉम एल्वोलाई टू टिश्यूज एंड CO2 फ्रॉम टिश्यूज टू एल्वोलाई. एल्वोलाई से टिश्यू में जाने के लिए और टिश्यू से एल्वोलाई में आने के लिए सारी फेवरेबल कंडीशंस हमारे बॉडी में प्रेजेंट है. चाहे तुम पार्शियल डिफरेंस की बात कर लो, ठीक है, थिकनेस की बात कर लो, सॉल्युबिलिटी की बात कर लो, ट्रांसपोर्ट की बात कर लो, सारी फेवरेबल कंडीशंस हमारे बॉडी में प्रेजेंट होती है. अब ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, तो ब्लड ही मीडियम होता है गैस को ट्रांसपोर्ट करने का. ब्लड जो है मीडियम होता है, तो O2 जो है तो वो आरबीसी ट्रांसपोर्ट करता है. ब्लड में एक प्लाज्मा होता है, एक आरबीसी होता है. तो आरबीसी जो है 97% जो है ऑक्सीजन को कैरी आउट करता है, जबकि जो प्लाज्मा है वो सिर्फ 3% करता है. ऑक्सीजन के बारे में है, ठीक है. और CO2 के बारे में बताओ तो ब्लड जो है प्लाज्मा 77% करता है और आरबीसीज 20 to 25% जो है CO2 को कैरी आउट करती है. 77% में भी 70% बाइक कार्बोनेट के फॉर्म में और 7% डिजॉल्व फॉर्म में, ठीक है. ये प्लाज्मा था तुम्हारा और ये आरबीसीज इधर लिखा हुआ भी है टेक्स्ट में. ब्लड इज अ मीडियम फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड CO2. 97% of O2 is transported by the RBCs in the blood. The remaining 3% of O2 is carried in a dissolved state through the plasma. Nearly 20 to 25% of CO2 is carried out by the RBCs, ठीक है, whereas the 70% is carried out in the bicarbonate and 7% in the dissolved form through the plasma. ये लिखा होता. अब ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात करते हैं. ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, तो हमें पता है कि आरबीसीज दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, एक हीमोग्लोबिन और एक हमारा हीमोग्लोबिन होता है ना, ठीक है. तो हीमोग्लोबिन से हमारा जो है आरबीसीज मिलके बना हुआ है. आरबीसीज जो हमारा हीमोग्लोबिन से मिलके बना हुआ है. तो हीमोग्लोबिन क्या है? रेड कलर्ड आयरन पिगमेंट है जो एफी कंटेन करता है, रेड कलर होता है. तो हीमोग्लोबिन इज अ रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट प्रेजेंट एट आरबीसीज, इसलिए आरबीसीज जो है रेड कलर का होता है. O2 जो है हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है इन अ रिवर्सिबल मैनर टू फॉर्म द ऑक्सी हीमोग्लोबिन. जो है पहले बता रहा हूँ क्या लिखा हुआ है, रिवर्सिबल मैनर, यानी रिवर्सिबल मैनर में जो है बाइंड करता है हीमोग्लोबिन. तो हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीम, इसके अंदर प्रेजेंट होता है हीम प्लस ग्लोबिन. हीम प्रेजेंट होता है और ग्लोबिन प्रेजेंट होता है. तो हीम, एक हीमोग्लोबिन में मैं लिख देता हूँ, ये हमारा HB हीमोग्लोबिन, इसके अंदर प्रेजेंट होता है हमारा हीम प्लस प्रोटीन पार्ट जिसको हम बोलते हैं ग्लोबिन. टेक्स्ट पे लिखा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं. और एक हीमोग्लोबिन में 4 हीम होता है, ठीक है. हीम क्या है? जो हमारे Fe+2 आयंस को कंटेन करके रखता है. Fe+2 आयंस को जो कंटेन करके रखता है, ठीक है, उसे हीम कहते हैं. तो एक हीमोग्लोबिन में 4 हीम होता है जो Fe+2 आयंस कंटेन करते हैं. और एक हीम का मॉलिक्यूल एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कंटेन करता है. तो एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कंटेन करेगा? 4, क्योंकि 4 हीम है और एक हीम एक ऑक्सीजन को कंटेन करता है. तो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, या बोल सकते हो 8 ऑक्सीजन के एटम्स को कंटेन करता है. इतना समझ आ रहा है? और जो ये ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है इन अ रिवर्सिबल मैनर टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन. ऑक्सी हीमोग्लोबिन कंपाउंड का नाम है और ये रिवर्सिबल मैनर में बाइंड करता है. इसकी ज़रूरत पड़ेगी देख लेना. ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी अ मैक्सिमम ऑफ 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2. कैसे 4 मॉलिक्यूल्स? एक में 4 होते हैं और एक ये हीम
एक ही कंटेन कर सकता है, तो एक हीमोग्लोबिन 4 कंटेन कर लेगा। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन इज प्राइमरीली डिपेंड अपॉन द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। प्राइमरीली किस पे डिपेंड करता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। O2 के पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करता है प्राइमरीली। ठीक है, प्राइमरीली जो है O2 के पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, हाइड्रोजन आयन, ये कुछ और अदर फैक्टर्स है जो इस बाइंडिंग को अफेक्ट करते हैं। A sigmoid curve is obtained when the percentage saturation of hemoglobin with O2 is plotted against the partial pressure of oxygen। जो है हमें सिग्मॉइड कर्व मिलता है। सिग्मॉइड कर्व मिलता है जब हम जो है हीमोग्लोबिन के सैचुरेशन की बात करते हैं विथ O2। O2 के साथ सैचुरेशन की बात करेंगे तो हमारे पास सिग्मॉइड कर्व मिलेगा। सिग्मॉइड कर्व मिलेगा हमें सिग्मॉइड कर्व मिलेगा। दिस कर्व इज नोन एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, सॉरी, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व एंड इज हाईली यूजफुल इन स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ फैक्टर्स लाइक PuCO2, H+ कंसंट्रेशन, बाइंडिंग ऑफ O2 विथ हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। इन द एल्वोलाई when there is high PO2, low PCO2, lesser H+ concentration and the low temperature, the factors are favorable for the formation of ऑक्सीहीमोग्लोबिन। ये ऑक्सीहीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में फेवरेबल कंडीशंस होती है। क्या क्या? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है प्राइमरी था रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन। लो PCO2 होना चाहिए, लेसर H+ कंसंट्रेशन होनी चाहिए, टेम्परेचर लो होनी चाहिए। ठीक है, टेम्परेचर लो होनी चाहिए और H+ कंसंट्रेशन लो होनी चाहिए। द फैक्टर्स आर ऑल फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन। ऑक्सीहीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में सारी फेवरेबल कंडीशंस होती है। लेसर H+ कंसंट्रेशन, ठीक है, लेसर H+ कंसंट्रेशन यानी pH ज़्यादा, जबकि टिश्यू साइड पे H+ की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, PO2 की कंसंट्रेशन लो होती है, PCO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, हाई H+ कंसंट्रेशन होती है, जबकि हाई टेम्परेचर भी एग्जिस्ट करता है। ये सब फेवरेबल कंडीशंस रहती है फॉर द डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ऑक्सीहीमोग्लोबिन। ऑक्सीहीमोग्लोबिन के डिसोसिएशन के लिए ये क्या रहती है? फेवरेबल कंडीशंस रहती है। इस कर्व का नाम मैं बार बार भूल जाता हूँ, तुम्हें भी याद रखना पड़ेगा। इस कर्व का नाम क्या है? जो हीमोग्लोबिन के सैचुरेशन और ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर के बीच में बनता है, जिसको हम ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व बोलते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व बोलते हैं। ठीक है, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने का जो फेवरेबल कंडीशन है वो क्या क्या है? H+ कंसंट्रेशन लो होनी चाहिए, टेम्परेचर कम होना चाहिए, O2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा होनी चाहिए और CO2 की कंसंट्रेशन कम होनी चाहिए। ठीक है, तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देगा। O2 के डिसोसिएशन की कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए? उल्टा कर दो, PO2 की कंसंट्रेशन कम, CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा, H+ आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा, टेम्परेचर की कंसंट्रेशन मतलब टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए। तो ये क्या कर देगा? डिसोसिएशन ऑफ O2 की बता देगा। ये टिश्यू साइड पे होती है और ये हमारा लंग साइड पे होता है। ये एट द साइट ऑफ लंग्स, ये एट द साइट ऑफ टिश्यूज। ये टिश्यूज के साइड में होगी और ये लंग्स के साइड में होगी। दिस क्लियरली indicates that O2 gets bound to the hemoglobin in the lung surface and gets dissociated at the tissues। मैंने बताया ऊपर वाली जो है लंग्स की और इधर जो है टिश्यूज की। Every 100 ml of the oxygenated blood can deliver 5 ml of O2 to the tissues under normal physiological conditions। तो नॉर्मल कंडीशंस में हर 100 ml 5 ml ब्लड देता है। क्या मैं बोल रहा हूँ, सॉरी, हर 100 ml blood, every 100 ml of oxygenated blood give 5 ml of oxygen। 5 ml ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है और हर 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, जो 4 ml CO2 को प्रोवाइड करता है। आगे लिखा होगा 4 ml CO2 को प्रोवाइड करता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट पे लिखा होगा वो 4 ml वाला। ठीक है, डिसोसिएशन कर्व आया जो कि सिग्मॉइड शेप का होगा। एक मियोग्लोबिन कर्व भी आता है, ऑक्सीजन मियोग्लोबिन कर्व, उसका ये डिसोसिएशन, और एक ऑक्सीजन मियोग्लोबिन कर्व आता है, उसका जो आता है वो हाइपरबोला आता है। ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट के बारे में बढ़ते हैं। CO2 इज कैरिड बाय द हीमोग्लोबिन एज कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन।
अबाउट 20 से 25% मैंने बताया था। आरबीसी में 20 से 25% ही सैचुरेशन होती है CO2 की, और 77% 77% प्लाज्मा के फॉर्म में, ठीक है, जो 7% डिजॉल्व फॉर्म में रहेगी, 7% डिजॉल्व फॉर्म में, और 70% जो है बाइकार्बोनेट के फॉर्म में रहेगी। दिस बाइंडिंग इज रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। PO2 इज अ मेजर फैक्टर विच कुड अफेक्ट दिस बाइंडिंग। तो सब दोनों में, O2 में भी, ठीक है, और CO2 की बाइंडिंग में भी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है मेजर फैक्टर या मेजर रोल प्ले करता है बाइंडिंग का आरबीसीज के साथ। आरबीसीज के साथ मेजर रोल प्ले करता है। वेयर PCO2 इज हाई, PO2 इज लो एट द टिश्यूज, मोर बाइंडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अकर्स, वेयर एज द PCO2 इज लो एंड PO2 इज हाई एज एल्वलाई। तो डिसोसिएशन ज़्यादा होगा CO2 का। तो एक चीज़ बच गई थी, कौन सी चीज़ थी? कि ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो था वो कैसा था? सिग्मॉइड शेप का था। एक मियोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व भी आता है। मियोग्लोबिन क्या रहता है? जो मसल फाइबर रहता है उसमें जो ऑक्सीजन को कैरी करता है उसे मियोग्लोबिन कहते हैं। तो मियोग्लोबिन ऑक्सीजन कर्व, ठीक है, डिसोसिएशन कर्व बोल के, उसका जो शेप, मतलब ग्राफ का शेप होता है वो हाइपरबोला रहता है ऐसे। इधर मियोग्लोबिन का सैचुरेशन लिखोगे और इधर O2 का, तो इसका जो कर्व आता है वो हाइपरबोलिक आता है। हाइपरबोलिक, ये पूछा जाता है। इसको ये लिख लेना कहीं पे साइड पे, लिख लेना कि मायोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, जैसे ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व वैसे ही मायोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व आता है। तो उसका जो ग्राफ आता है वो हाइपरबोलिक आता है। हाइपरबोलिक कर्व। अब ये कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन कैसे बनता है? जैसे कि ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। सिंपल था, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। लेकिन ये कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन नाम कैसे पड़ा? कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन मैं अभी बताता हूँ। इधर मैंने ये बताया था, तो हम बात कर रहे थे कार्बो अमाइनो हीमोग्लोबिन। कार्बो अमाइनो हीमोग्लोबिन बना कैसे, इसके नाम के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। देखते हैं। तो मैंने हीमोग्लोबिन के बारे में बताया था कि हीमोग्लोबिन बनता है दो चीज़ों से, हीम और ग्लोबिन से। तो हीम जो है हमारे मेटल आयन होते हैं क्योंकि इसमें Fe+2 प्रेजेंट होता है, और ग्लोबिन जो है हमारा प्रोटीन पार्ट है, ठीक है। इसको एपो एंजाइम बोल सकते हो, ठीक है, और इसको तुम कोफैक्टर बोल सकते हो। इन दोनों को मिला के तुम हेलो एंजाइम बोल सकते हो। तो ये ग्लोबिन जो हमारा प्रोटीन पार्ट है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो डायरेक्ट इस प्रोटीन पार्ट से जुड़ता है। प्रोटीन में अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है, तो इसके स्ट्रक्चर में अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। ग्लोबिन है तो प्रोटीन है, और प्रोटीन में अमीनो एसिड्स होते हैं, और कार्बन का कार्ब ले लिया, अमीनो एसिड का अमीनो ले लिया, और हीमोग्लोबिन का हीमोग्लोबिन ले लिया, तो कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। तो ऐसे नाम आया है कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन का। आगे जल्दी से देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन हमें इधर से स्टार्ट करना था। When PCO2 when PCO2 is high and PO2 is low in the tissues में क्या होता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होता है और CO2 का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है। तो ज़्यादा बाइंडिंग होगी कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक है, क्योंकि पार्शियल प्रेशर उसका ज़्यादा है। और पार्शियल प्रेशर जब लो होगा CO2 का और ऑक्सीजन का ज़्यादा होगा, तो ऑक्सीजन का ज़्यादा बाइंडिंग होगी और CO2 का ज़्यादा डिसोसिएशन होगा। डिसोसिएशन ऑफ CO2 from carb amino hemoglobin. CO2 from carb amino hemoglobin takes place. CO2 which is bound to hemoglobin from the tissues is delivered at alveoli. CO2 जो हमने टिश्यू से लिया था, टिश्यू साइड पे जो CO2 जो है बाइंड हुआ था आरबीसी से, वो एल्वोलाई पे क्या होता है? रिलीज हो जाता है और लंग से बाहर फेंक दिया जाता है। बिल्कुल। आरबीसीज कंटेन अ वेरी हाई कंसंट्रेशन ऑफ एन एंजाइम जिसको हम कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स बोल रहे हैं, ठीक है। एंड माइन्यूट क्वांटिटीज ऑफ द सेम आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा टू। तो आरबीसी में क्या होता है? एक एंजाइम का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, जिस एंजाइम को बोल रहे हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स, ठीक है। प्लाज्मा में भी प्रेजेंट होता है लेकिन इस एंजाइम का कंसंट्रेशन बहुत कम होता है, बहुत कम, माइन्यूट लिखा गया है एनसीईआरटी में, ठीक है, एज कम्पेयर टू आरबीसीज, बस ये लिखा गया है।
द एंजाइम फैसिलिटेट्स द फॉलोइंग रिएक्शन, ये फॉलोइंग रिएक्शन को फैसिलिटेट करता है। क्या है? CO2 प्लस H2 को मिलाओगे तो क्या बनेगा? H2CO3। ठीक है, H2CO3 को फिर क्या कर दो? डिसोसिएट कर दो तो HCO3 माइनस और H प्लस। यही होता है बाइकार्बोनेट। इसका नाम क्या है? बाइकार्बोनेट। CO2 इसी के साथ जाके जुड़ता है और जो है ट्रांसपोर्ट होता है। कितना परसेंट CO2 जुड़ता है इसके साथ? 70%। और 7% क्या होता है? डिजॉल्व फॉर्म में जाता है। ठीक है। एट द टिश्यू साइट where the partial pressure of CO2 is high due to the catabolism, कैटाबोलिज्म की वजह से, यानी कि रेस्पिरेशन की वजह से जो CO2 निकल रहा था एज अ बाई प्रोडक्ट, तो टिश्यूज में जाएगा, भर जाएगा, तो CO2 का जो है कंसनट्रेशन हाई हो जाएगा, तो उसकी बाइंडिंग ज़्यादा होगी। तो CO2 डिफ्यूजेस इनटू ब्लड, RBCs एंड प्लाज्मा एंड फॉर्म्स SCO3 माइनस एंड H प्लस। ठीक है, तो SCO3 माइनस और H प्लस बन जाता है। एट द एल्वोलर साइट वेयर द PCO2 इज लो, the reaction proceeds in the opposite direction leading to the formation of CO2 and H2। तो क्या होता है कि टिश्यू साइट पे ये फॉर्म हो जाता है। ठीक है, और यही ये टिश्यू साइट पे होता है, ये फॉर्म हो जाता है एट द टिश्यू साइट, और लंग साइट पे वापस ये जो है रिएक्शन जो है रिवर्स साइड में चलने लग जाता है। ठीक है, तो मैंने बोला था द CO2 is trapped as bicarbonate at the tissue level and transported to the alveolar is released outside the CO2। तो बाइकार्बोनेट में 70% जो है CO2 जो है ट्रांसपोर्ट होता है, पहले ही बता चुका हूँ। 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना CO2 ट्रांसफर करता है? 4 ml ऑफ CO2 जो है ट्रांसफर करता है टू द एल्वोलाई, मैंने बताया था। ठीक है, 4 ml ऑफ CO2 जो है ट्रांसफर होता है एल्वोलाई के पास। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन का रेगुलेशन। तो रेस्पिरेशन का रेगुलेशन, ठीक है, तो ह्यूमन बींग्स हैव अ सिग्निफिकेंट ability to maintain and moderate the respiratory rhythm to suit the demands of the body tissues। तो हम जो है रेस्पिरेशन को रेगुलेट कर सकते हैं, ऐसा हमारे अंदर क्या है? मैकेनिज्म प्रेजेंट है। दिस इज डन बाय द न्यूरल सिस्टम, ये जो है न्यूरल सिस्टम से किया जाता है। न्यूरल और हार्मोनल दोनों होते हैं, मेनली जो है न्यूरल सिस्टम से किया जाता है। एक स्पेशलाइज रीजन होता है या सेंटर होता है जो कि प्रेजेंट होता है मेडुला रीजन है, मेडुला रीजन में ऑफ द ब्रेन कॉल्ड रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रेगुलेशन। तो हमारे ब्रेन में मेडुला ऑब्लंगाटा होता है। ठीक है, तो मेडुला ऑब्लंगाटा हमने पढ़ रखा है कि मेडुला ऑब्लंगाटा जितने भी इनवॉलंटरी फंक्शंस होते हैं लाइक रेस्पिरेशन, कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटीज़, तो इनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो मेडुला ऑब्लंगाटा में हमारे पास एक सेंटर होता है फॉर रेस्पिरेशन जिसको हम रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर बोल रहे हैं, RR। ठीक है, और यही रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो है रेस्पिरेशन को क्या करता है? मॉडरेट करता है, और यही प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर दिस रेगुलेशन। अनदर सेंटर प्रेजेंट इन द पॉन्स, दो सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं पॉन्स में भी, एक सेंटर प्रेजेंट होता है जिसको हम न्यूमोटैक्सिक सेंटर बोल रहे हैं, जो इस रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को मॉडरेट करता है। ठीक है, पॉन्स में न्यूमोटैक्सिक सेंटर प्रेजेंट होता है जो कि रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के फंक्शंस को मॉडरेट करता है। मॉडरेट मतलब कंट्रोल करता है। न्यूरल सिग्नल फ्रॉम द सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन एंड देयरबाय अल्टर द रेस्पिरेटरी रेट। अल्टर द रेस्पिरेटरी रेट मतलब कि न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या कर सकता है? जो रेस्पिरेटरी सेंटर को बोल सकता है कि तुम क्या करो, इंस्पिरेशन जो टाइम है उसको कम करो। नॉर्मल इंस्पिरेशन का टाइम कितना रहता है? 2 सेकेंड्स, और एक्सपिरेशन का 3 सेकेंड्स। ठीक है, अब ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर ने बोल दिया तो इंस्पिरेशन का टाइम क्या हो जाएगा? कम, और एक्सपिरेशन का टाइम क्या हो जाएगा? ज़्यादा। तो ऐसे वो क्या कर सकता है? अल्टर कर सकता है रेस्पिरेटरी रेट को। कौन? न्यूमोटैक्सिक। मैंने बोला था हार्मोनल भी रहता है। तो एक कीमोसेंसिटिव एरिया प्रेजेंट होता है adjacent to the respiratory rhythm center which is highly sensitive to CO2 and hydrogen ion concentration। CO2 और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन में क्या रहता है? हाईली सेंसिटिव, मतलब इन दोनों में से किसी की भी कंसंट्रेशन ऑक्सीजनेटेड ब्लड में बढ़ी, अगर इसकी बढ़ गई या फिर इसकी बढ़ गई, ठीक है, इसकी या फिर इसकी बढ़ गई, तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, इंक्रीज इन दिस सब्सटेंसेस कैन एक्टिवेट दिस सेंटर विच इन टर्न सिग्नल टू द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर टू मेक नेसेसरी एडजेसेंट इन द रेस्पिरेटरी प्रोसेस बाय विच दिस सब्सटेंसेस कैन बी एलिमिनेटेड। तो ये सेंटर्स अगर ये इंक्रीज हो गया तो कीमोसेंसिटिव एरिया यानी कि वो क्या हो जाएगा? एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये क्या करेंगे? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को क्या करेंगे? सिग्नल देंगे जिसको जैसे वो नेसेसरी एडजस्टमेंट करेगा रेस्पिरेटरी प्रोसेस में। Receptors associated with the aortic arch and the carotid artery can also recognize changes in CO2 and H plus concentration and send necessary signals to the rhythm center for
रेमेजियल एक्शंस, तो ये भी क्या कर सकती है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को क्या कर सकती है, सॉरी, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को मैसेज भेज सकती है फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ द रेस्पिरेशन, ठीक है। और ये भी, तो ये मेडुला मेडुला के पास वाला सेंटर जो है उसे कीमोसेंसिटिव एरिया से मिलकर बना हुआ है, ये एक जो है सेंटर है। और दूसरा सेंटर जो है रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहता है द आर्टिक आर्क एंड द कैरोटाइड आर्टरी। आर्टिक आर्क, जो आर्टरी जाती है हमारी, वो एक आर्क बना के जाती है, तो उसे आर्टिक आर्क बोलते हैं। इसी में रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को मैसेज भेज देते हैं। और एक कैरोटाइड आर्टरी होती है, हार्ट की आर्टरी, ठीक है, जो हार्ट को ब्लड देती है, वो भी भेज देती है। The role of oxygen in this regulation of respiratory rhythm center is quite insignificant. Insignificant है, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन का बढ़ना घटना किसी को कोई मतलब नहीं है। ऑक्सीजन का जो रोल है रेगुलेशन में, वो जो है इनसिग्निफिकेंट है, यही क्वेश्चन पूछा जाता है। द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। किसका रोल है, CO2 और H+ कंसंट्रेशन का, CO2 और H+ कंसंट्रेशन का। अब आता है डिसऑर्डर्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या क्या डिसऑर्डर्स है, लास्ट में हम डिसऑर्डर्स पढ़ते हैं, ठीक है। ये ह्यूमन फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर है, डिसऑर्डर्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम्स, ठीक है। तो पहला आ जाता है अस्थमा। अस्थमा क्या होता है, तुम्हें ब्रीथ लेने में अगर कोई डिफिकल्टी है, वो क्यों होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। अगर इन्फ्लेमेशन हो जाती है ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स में, तब अस्थमा हो जाता है। तो अस्थमा क्या है, अस्थमा इज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग कॉजिंग wheezing ड्यू टू द इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स में अगर इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो उसे अस्थमा बोल देंगे, ठीक है। ब्रीदिंग में जो है डिफिकल्टी आ जाती है। एम्फीसीमा क्या है, एम्फीसीमा एक क्रोनिक डिसऑर्डर है, मतलब एक बार रह गया जाएगा नहीं, ठीक है। इसमें क्या रहता है, लंग्स की जो इलास्टिक टिश्यू रहती है वो डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से जो हम फ्रेश एयर है उसको अच्छे से ले नहीं पाते हैं, ठीक है। और ये सिगरेट स्मोकिंग से मेनली होती है, ठीक है। इज अ क्रोनिक डिसऑर्डर इन विच एल्वियोलर वॉल्स आर डैमेज ड्यू टू विच रेस्पिरेटरी सर्फेस इज डिक्रीज, वन ऑफ द मेजर कॉज इज द सिगरेट स्मोकिंग, ठीक है। एल्वियोलर वॉल डैमेज हो जाती है, लंग्स की इलास्टिक टिश्यू डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से जो रेस्पिरेटरी सरफेस है वो डिक्रीज हो जाती है। डिक्रीज हो जाती है तो ज़्यादा एयर, जो फ्रेश एयर है, ज़्यादा फ्रेश एयर को हम इनहेल नहीं कर सकते, रेस्पिरेटरी सरफेस जो है डिक्रीज हो जाता है। और फिर ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी मतलब तुमने खुद से ये डिसऑर्डर्स को गले लगाया, ऑक्यूपेशन, तुम्हारे ऑक्यूपेशन की वजह से जो डिसऑर्डर्स आते हैं उसे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स बोलेंगे, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। तुम्हारे ऑक्यूपेशन की वजह से जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स आते हैं उन्हें ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स बोलते हैं। इसमें क्या रहेगा, सर्टेन इंडस्ट्रीज होती है जहाँ पे ग्राइंडिंग होती है, स्टोन ब्रेकिंग होती है, तो उधर से धूल मिट्टी निकलती है, तो जिसकी वजह से जो धूल मिट्टी है वो तुम्हारे लंग्स के अंदर जाएंगी, ठीक है। लंग्स के अंदर जाएंगी और लंग्स का जो टिश्यू है वो खराब हो जाएगा, खराब हो जाएगा, कैंसर होने लगेगा, ठीक है। तो खराब होने की वजह से जो सेल्स होते हैं, सेल्स तो डाई कर गए, तो फिब्रोसिस होने लगा। फिब्रोसिस यानी फाइबर्स भरने लगेंगे, और फाइबर्स भरेंगे तो अपर पार्ट से भरेंगे, पहले लंग्स के अपर पार्ट में पहले फाइबर्स भरेंगे और फिर नीचे नीचे जाते जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हमें प्रोटेक्टिव वेयर मास्क, मतलब प्रोटेक्शन के लिए मास्क वेयर करना चाहिए ऐसे फैक्ट्रीज में, जैसे सिलिकॉन की फैक्ट्रीज होती है, एस्बेस्टॉस की फैक्ट्रीज होती है, कोल माइंस होते हैं, ठीक है। इन सब में बहुत पॉल्यूशन होता है, ठीक है। In certain industries, especially those involving grinding and stone breaking, so much dust is produced that the defense mechanism of the body cannot fully cope with the situation. पूरा अच्छे से सिचुएशन में नहीं कोप कर सकते, जिसकी वजह से सेल्स डैमेज हो जाती है। और लॉन्ग एक्सपोजर कैन गिव राइज टू इन्फ्लेमेशन लीडिंग टू फिब्रोसिस, प्लोरिफरेशन ऑफ द फाइब्रस टिश्यूज एंड thus causing serious लंग डैमेज हो जाता है। वर्कर्स इन सच फैक्ट्रीज शुड वेयर प्रोटेक्टिव मास्क। तो ये जो चैप्टर है इसी पे हो जाता है समाप्त, खत्म, ठीक है। ये समरी है, इसको एक बार ज़रूर पढ़ना। जैसे हमने शुरू में ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था, तो उसमें से एक रेस्पिरेशन वाला पॉइंट को हमने इम्पॉर्टेंट बोला था कि ब्रीदिंग इज कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन, ठीक है। तो ऐसे ही समरी में से भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ जाते हैं। तो यही था तुम्हारा ब्रीथिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। उतना मुश्किल चैप्टर नहीं है, हाँ कॉन्सेप्चुअल है, याद करने वाला टॉपिक्स बहुत ही कम है, ठीक है। इसको आसानी से तुम ख़त्म कर सकते हो।
ठीक है, ये वन शॉट था, ठीक है ना। और कौन कौन से चैप्टर्स पे तुम्हें वीडियो चाहिए कमेंट करके बताओ, मैं जल्दी से उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू।